सीरिया में तख्ता पलट के बाद जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि असद की सत्ता जाने के बाद अब सीरिया में मौजूद रूस के सैन्य अड्डों का क्या होगा। कहा जा रहा है कि बशर अल असद के दमिश्क से भागने के बाद अब रूसी सेना भी अपने सैन्य ठिकानों को छोड़कर स्वदेश लौटने की तैयारी कर रही है। इन ठिकानों को असद सरकार ने सैन्य मदद के बदले रूस को मुफ्त में दिया था। सीरिया में बशर अल असद के देश छोड़कर भागने से सबसे बड़ा नुकसान रूस को हुआ है। रूस ने शुरू से ही सीरिया में असद सरकार का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में कई मिलिट्री बेस बना रखे हैं जहां से वो यूरोप पर नजर रखता है। हालांकि सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे और असद के देश छोड़कर भागने के बाद ऐसी खबरें हैं कि रूस भी अपनी सैन्य मौजूदगी को कम कर रहा है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूसी सेना हालात को देखते हुए सीरिया छोड़कर बाहर निकल रही है। रूस के सैन्य काफिले और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमानों की गतिविधियों को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है। साल 2011 में सीरिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद रूस ने असद की काफी मदद की है। उसके पहले से ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। सितंबर 2015 से ही रूस की एक बड़ी सैन्य टुकड़ी सीरियाई सरकार के खिलाफ आगे बढ़ रहे विद्रोहियों को रोकने के लिए सीरिया में मौजूद रही है। यहाँ रूस के दो बड़े सैन्य अड्डे हैं। पहला टार्टस नेवल बेस और दूसरा हीमिम एयरफोर्स बेस। हीमिम एयरफोर्स बेस लताकिया से तकरीबन 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। लेकिन अब सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद रूसी मीडिया में भी चर्चा गर्म है कि रूस के इन सैन्य ठिकानों का क्या होगा। यहाँ ठहरने वाले जहाज़ों, गाड़ियों और विमानों के साथ साथ इन सैन्य अड्डों पर जो महंगे सैन्य उपकरण लगाए गए हैं उनका और यहाँ पर रह रहे 7,500 रूसी सैनिकों का क्या होगा। इन दोनों सैन्य अड्डों पर कितने सैनिक हैं और कितना साजो सामान रखा गया है, इसे लेकर अलग अलग आकलन हैं। लेकिन माना जा रहा है कि रूस के सामने मुश्किल ये है कि इस इलाके में तेजी से बदलते राजनीतिक परिदृश्य में वो इन सैन्य अड्डों पर मौजूद अपने सामान की हिफाजत कैसे करे। साल 2017 में रूस और सीरिया के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 49 सालों के लिए टार्टस और हीमिम में मिलिट्री बेस रखने के लिए रूस को इजाज़त दी गई थी। ये समझौता साल 2066 तक के लिए वैलिड है। लेकिन अब अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि ये दोनों सैन्य अड्डे रूस के कंट्रोल में बने रहेंगे या नहीं। रूस की तरफ से भी ऐसे संकेत दिए गए हैं कि इन दोनों सैन्य अड्डों का इस्तेमाल जारी रखने का फिलहाल उनका इरादा नहीं है। सोमवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि रूस सीरिया में मौजूद अपने सैन्य अड्डों के भविष्य के बारे में सीरिया में आने वाले नए शासन के साथ चर्चा करेगा। पेस्कोव के इस बयान से अंदाजा लगाया गया कि रूस ने अब तक टार्टस और हीमिम के भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन हो सकता है कि वो रूसी सेना को वहां से बाहर निकालने पर सोचना शुरू कर दे। हालांकि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिनों आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि रूस ने अपने जहाज़ों को सीरियाई समुद्री किनारे से दूर ले जाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कम से कम अस्थायी तौर पर अपने जहाज़ों को बंदरगाह से बाहर किया है। यहाँ साथ में 2 गाइडेड मिसाइल बेड़े भी हैं जो सीरियाई तट से 13 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। जानकार मानते हैं कि सीरिया से बाहर निकलना भी रूस के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। यहाँ रूस के बेड़े में 7,500 सैनिकों के साथ साथ बड़े हथियार और सैन्य उपकरण भी हैं। इनमें बख्तरबंद गाड़ियाँ, एयर डिफेंस सिस्टम, इंजीनियरिंग उपकरणों के साथ साथ बाकी मिलिट्री इक्विपमेंट भी शामिल हैं। रूस के सामने समस्या ये भी है कि यहाँ से सामान निकालने की कोशिश विरोधियों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। पिछले सालों के दौरान ऐसी खबरें आती रही हैं कि सीरिया में मौजूद रूस के बेड़े में युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले भारी टैंक भी शामिल हैं। इनको यहाँ से निकालने के लिए रूस को हीमिम सैन्य अड्डे की हवाई पट्टी से AN-124 जैसे भारी विमानों का इस्तेमाल
करना पड़ेगा, जो दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक है। अगर रूस जल्दबाजी में हीमिम सैन्य अड्डे से अपना सामान और सैनिकों को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो मुमकिन है कि इसके लिए उसे कम समय में 100 से ज्यादा AN-124 और IL-76 विमानों का इस्तेमाल करना होगा। रूस के सैनिकों और सामान को बाहर निकालने के लिए समुद्री रास्ता भी है। ये समुद्री रास्ता टार्टस नौसेना अड्डे से होकर गुजरता है, लेकिन इस रास्ते से भी ये काम इतना आसान नहीं है। यहाँ से भारी सामान लेकर निकलने वाले युद्धपोतों को काला सागर तक पहुँचने के लिए तुर्की के बोस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट से होकर गुजरना होगा, जो इन जहाजों के लिए काफी मुश्किल होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तुर्की ने मॉन्ट्रियो संधि के तहत रूस और यूक्रेन दोनों के युद्धपोतों के लिए बोस्फोरस और डार्डानेल्स स्ट्रेट को बंद कर दिया है। यानी अगर रूस अपना सारा सामान युद्धपोतों में भरने में कामयाब हुआ और वो टार्टस के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसे भूमध्य सागर के लंबे रास्ते से होकर गुजरना होगा। यहाँ से उसे जिब्राल्टर की खाड़ी से होकर यूरोप का पूरा चक्कर लगाने के बाद या तो बाल्टिक सागर से होकर रूस पहुंचना होगा या फिर नॉर्वेजियन सागर से होकर रूस पहुंचना होगा। अगर रूस सीरिया से अपने सैन्य अड्डे हटाना चाहे तो ये अभियान उसे न सिर्फ बड़े पैमाने पर करना होगा बल्कि ये उसके लिए काफी महंगा साबित होगा। अब ये भी समझ लें कि रूस के लिए सीरिया में अपने सैन्य अड्डे खोने के क्या मायने होंगे। सीरिया में रूसी सैन्य अड्डों की मौजूदगी सिर्फ बशर अल असद सरकार की मदद के लिए थी, ऐसा नहीं है। दरअसल इसका कुछ और मकसद भी था। इनकी मौजूदगी मध्य पूर्व में ये सुनिश्चित करने के लिए भी अहम थी कि सैन्य ठेकेदारों और सामान को आसानी से अफ्रीका भेजा जा सकता है, जहां पिछले कुछ सालों के दौरान रूस की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। रूस की सरकार का कहना है कि टार्टस पर मौजूद उसका नौसैनिक ठिकाना सिर्फ जहाजों की मरम्मत करने की जगह है। इसे सैन्य अड्डा कहना सही नहीं है। हालांकि सच ये है कि ये सैन्य अड्डा भूमध्य सागर में रूस की नौसेना बेड़े की मौजूदगी जाहिर करता है। भले ही अमेरिकी नौसेना बेड़े के मुकाबले ये छोटा है। वहीं हीमिम सैन्य अड्डा अफ्रीका में मौजूद प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप और रूसी परियोजनाओं तक सामान लाने ले जाने के लिए एक अहम लॉजिस्टिक सेंटर की तरह काम करता था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक रूसी आधिकारिक सूत्र ने कहा है कि सीरिया के नए शासकों के साथ चर्चा जारी है और रूस अपने ठिकानों से पीछे नहीं हट रहा है। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया है कि सीरियाई विद्रोहियों के नेता अहमद अल शरा, जिसे अबू मोहम्मद अल गोलानी के नाम से जाना जाता है, वो अपने देश में रूसी सैन्य ठिकानों को कैसे देखते हैं। अब अगर रूस सीरिया की नई सरकार के साथ बातचीत करके इन सैन्य ठिकानों को बनाए रखने के लिए समझौता कर भी लेता है तो ये पहले हुए समझौते से अलग होगा। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार सीरिया में रूसी सेना की मौजूदगी पर काफी हद तक निर्भर थी। अब सीरिया की नई सरकार के समर्थन के लिए रूस को भी कुछ नई पेशकश करनी होगी।